बंगाल विभाजन पर 1901 से ही काम शुरू हो चुका था। वायसराय लॉर्ड कर्जन की नजर में बंग भंग का राजनीतिक लाभ तय था। फरवरी 1904 में ढाका में एक भाषण में कर्जन ने कहा, हिंदू और मुसलमान हमारी दो बीवियां हैं, लेकिन मुस्लिम अधिक प्रिय है। नए पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की ऐसी ताकत होगी जो पहले के मुस्लिम शासन के बाद कभी नहीं रही। बंग भंग यानी बंगाल विभाजन के पक्ष में अंग्रेजों की घोषित दलील बंगाल प्रेसिडेंसी का बड़ा आकार और इसके चलते प्रशासन व्यवस्था में आने वाली दिक्कतें थी। लेकिन इस फैसले का असली मकसद बंगाल में राष्ट्रवादियों और कांग्रेस की बढ़ती ताकत पर अंकुश लगाना था। अंग्रेजों को अपने इरादे पूरे करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दूरी बढ़ाना जरूरी लगता था। बंगाल के बंटवारे की बदौलत पूर्वी बंगाल में मुसलमान बहुसंख्यक बन रहे थे। मुसलमानों की अलग पहचान और बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ उन्हें उभारने का अंग्रेजों का यह एक भावनात्मक रणनीतिक दांव था। हालांकि बांग्ला भाषा और बांग्ला संस्कृति दोनों समुदायों के बीच एकता के सूत्र पिरोती थी, लेकिन अलग मुस्लिम बहुल प्रांत में तरक्की के बेहतर अवसर और धन बल से प्रबल उच्च हिंदू वर्ग के वर्चस्व से मुक्ति के प्रचार के जरिए अंग्रेजी शासन मुस्लिम लीग को अपने पाले में करने में सफल रहा। बंगाल विभाजन की वर्षों चली तैयारी। बंगाल विभाजन पर 1901 से ही काम शुरू हो चुका था। इसी साल की जनगणना के मुताबिक बंगाल की जनसंख्या 7.85 करोड़ थी। भारत के क्षेत्रीय पुनर्वितरण संबंधी कार्य विवरण 19 मई 1 जून 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने एक कार्य योजना तैयार की, जिसे 3 दिसंबर 1903 को रिजी पेपर्स के नाम से प्रकाशित किया गया। अंतिम योजना का खुलासा भारत सचिव ब्रोडेरिक के नाम कर्जन के 2 फरवरी 1905 के डिस्पैच में किया गया, जिसे बिना किसी संसदीय चर्चा के मंजूर कर लिया गया। बंगाल विभाजन की औपचारिक घोषणा 3 जुलाई 1905 को की गई और यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुई। इसके मुताबिक पूर्वी बंगाल और असम नाम से एक अलग प्रांत का गठन हुआ, जिसमें चटगांव, ढाका और राजशाही कमिश्नरी के जिलों के साथ त्रिपुरा, पहाड़ी, मालदा और असम शामिल किए गए। नए प्रांत की 3.1 करोड़ जनसंख्या में 1.8 करोड़ मुस्लिम बहुसंख्यक और हिंदू 1.2 करोड़ अल्पसंख्यक थे। पश्चिमी बंगाल की 5.4 करोड़ आबादी में हिंदू 4.2 करोड़ और मुस्लिम 0.9 करोड़ थे। राजनीतिक रूप से एकजुट बंगाल और उस पर वर्चस्व रखने वाले मुखर समुदाय पर अंग्रेजों की टेढ़ी नजर थी। होम सेक्रेटरी हर्बर्ट रिजली ने 7 फरवरी 1904 के नोट में लिखा, एकजुट बंगाल एक ताकत है। विभाजित बंगाल अलग दिशाओं में आगे बढ़ेगा। कर्जन को कांग्रेस को कमजोर करने के लिए उस पर हावी बंगाल के नेताओं का प्रभाव कम किया जाना जरूरी लगता था। इसके लिए जरूरी था कि कलकत्ता का महत्व कम किया जाए। उसकी नजर में बंग भंग का राजनीतिक लाभ तय था। फरवरी 1904 में ढाका में एक भाषण में कर्जन ने कहा, नए पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की ऐसी ताकत होगी जो पहले के मुस्लिम शासन के बाद कभी नहीं रही। प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जोसेफ बेनफील्ड फुलम मुस्लिमों को बरगलाने के लिए कई मौकों पर कहते सुने गए, हिंदू और मुसलमान हमारी दो बीवियां हैं, लेकिन मुस्लिम अधिक प्रिय है। इसे अगले वायसराय लॉर्ड मिंटो और पूर्वी बंगाल असम के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लैंसलॉट हेयर ने भी 1906 में ये लिखते हुए साफ किया, इससे बंगाली भद्रलोक का शासन, जिसमें अधिकतर 3 ऊंची जातियां ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य शामिल हैं, नष्ट होगा। कर्जन के इस फैसले ने राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर करने की जगह उल्टे नवजीवन दिया। बंग भंग का व्यापक विरोध हुआ और लोग सड़कों पर उतरे। शुरुआती दौर में इस विरोध को ढाका के मुस्लिम नवाब और मुस्लिमों के कुछ हिस्से का भी समर्थन मिला, लेकिन मुस्लिम लीग जल्दी ही अंग्रेजों के फैसले के समर्थन में खुलकर सामने आई। 1906 और 1908 के लीग के अधिवेशनों में इसके फायदों की चर्चा हुई। विरोध को गलत बताया गया और खासतौर पर मुसलमानों को इससे दूर रहने की नसीहत दी गई। उन्हें बताया गया कि अलग प्रांत में उनकी बड़ी संख्या पिछड़ेपन और शोषण से निजात दिलाकर तरक्की के नए रास्ते खोलेगी। लीग ने इस सवाल पर कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए और उसके विरोध को मुस्लिमों के लिए नुकसानदेह बताया। बेशक अंग्रेजों को मुस्लिम लीग का समर्थन हासिल हो गया था, लेकिन अगले कुछ दिनों में इस फैसले के फायदे नुकसान के जोड़